सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है और विश्व योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए या योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों 21 जून का चुनाव किया गया है। इसके पीछे कोई न कोई भौगोलिक और साइंटिफिक रीजन होगा। तो मित्र, साइंटिफिक रीजन बताते हुए हम सबसे पहले आपको ये पूरा ग्लोब आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी है, बट शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्ट स्फेरिकल, यानी पृथ्वी का जो शेप है वह एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं, वह आपका जियोड, किसी छात्र ने बताया जियोड, जियोड माने होता है पिचका ढिचका। तो अब वो आप समझिएगा उस चीज को। एक ग्लोब जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्लोब मैप ऑफ वर्ल्ड। संसार का एक क्या है, ग्लोब मैप। लेकिन ये पूरी तरह से आपको नाउ टाइम लुकिंग लाइक अ स्फेरिकल, एक गोले के समान आपको दिख रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली। ऑल ऑफ यू नो दैट ऑन इक्वेटर लाइन रेडियाई ऑफ अर्थ इज 21 किलोमीटर मोर देन द रेडियाई ऑफ पोल, यानी ध्रुव से जो पोल का रेडियस होता है उसके कंपेयर में इक्वेटर लाइन पर जो रेडियाई होता है वह 21 किमी ज़्यादा होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको फिजिक्स में लेके चलेंगे, आप समझिएगा क्या इसका रीज़न होता है। ये आपका 0 डिग्री है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। डियर, इसको इक्वेटर लाइन क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल्ड इट इक्वेटर लाइन? बिकॉज दिस लाइन आपका पार्टिसिपेट टू अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल भाग में बांटने वाली ये रेखा है। हैंस वी कॉल्ड इट आपका इक्वेटर लाइन इन इंग्लिश। बस बट आपका डियर इन हिंदी आपका वी कॉल्ड इट भूमध्य रेखा। भू माने होता है पृथ्वी का, मध्य माने बीचों बीच, यानी अर्थात पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने वाला। अब यह आपका है डियर मित्र उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका होता है डियर दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन एक बात और आप जानते हैं, ये सबसे ज्यादा असली भाग ग्राउंड पर या असली भाग जो धरातल है वह उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में कम हिस्सा है। और पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन कंटेन होता है वह अप्रोक्सीमेटली, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन होती है मित्रों, वह जनसंख्या जिसको आप बोलते हैं वह 80% लिविंग इन डियर ये उत्तरी गोलार्ध में, और 20% पॉपुलेशन होल्ड ऑन दक्षिणी गोलार्ध में। अब 2 बातें, एक बात और है, इस रेखा को आप कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसको भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। आप कहते हैं इसे क्या, विषुवत रेखा। अब डियर विश्व की 80% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। एक बात और आप ये भी जानते हैं कि ये 21 जून को एक उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है मित्र? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। एक बात बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं, वह यूं समझते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो वह याद कर लेते हैं, जैसे लगता है पूरी दुनिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन।
जो कि गलत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को, और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। जब दिन बड़ा होगा तो डेफिनेटली रात क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इसका अपोजिट जो है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन होता है, एक सबसे छोटा दिन। एक बात और है कि दक्षिणी गोलार्ध में एक देश आपको यहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मित्रों एक दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा देश है। दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा देश के साथ साथ उसको एक महाद्वीप के रूप में जानते हैं, बट वास्तव में वह महाद्वीप होता नहीं, वह एक देश है। और चूंकि उस ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश होने के नाते लोग इसको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से इसको बोल देते हैं या पुकारते हैं या नोन या जानते हैं उसको। और दूसरी बात अब हम और करेंगे, ये जो 21 जून और ये आपका डेयर तो, लेकिन अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है अगर 21 जून को, तो मित्र आपका किस डेट को सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर बता रहे हैं आप, 22 दिसंबर ये सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा दिन। ये दो बातें, और दिन और रात मिला करके ये 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे का क्यों होता है? वाई? बिकॉज पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति, ये मोशन के बारे में आप जानते हैं। मोशन कई प्रकार का होता है। एक आपका रिलेटिव मोशन होता है, एक आपका डेयर, हाँ ऑसिलेशन, आपका ऑसिलेटिंग मोशन हो जाएगा। एक आपका प्लानेटरी मोशन होता है, एक आपका इसको घूर्णन को आपका क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? अच्छा, तो डियर ये आपका पृथ्वी जो है अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर करती। अब मान लीजिए आप इस समय भारत को देख रहे हैं, सपोज भारत को देख रहे हैं, आपका ऐसे भारत को देख रहे हैं। अब भारत अभी दिख रहा है ऐसे 24 घंटे में घूमते घूमते ये आपका ए पोजीशन आ जाएगा डियर। तो अब 24 घंटे में पूरा एक चक्कर वह करेगा, जहां से शुरू होगा वहां पर आने में वह उसको कितना लगेगा? 24 घंटा। और जबकि यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है 365 सही 1/4, यानी 365 दिन 6 घंटे में वह 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। डियर एक बात और आपके मन में उठता होगा कि 365 दिन 6 घंटा, ये 365 दिन है और 6 घंटा है। ये 6 घंटे का तो कभी चर्चा ही नहीं होता है। जब होता है तो ये बोला जाता है कि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 365 दिन का होता है। और जबकि लीप वर्ष जो है वह होता है 366 दिन का। अब मित्र ये भी पता है कि ये सामान्य से लीप वर्ष, तो कोई भी लीप वर्ष जो है वह हर चौथा साल यानी 4 वर्ष बाद आता है। मान लीजिए 2020 आपका लीप वर्ष है, 2020 अगर लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष 4 साल बाद 2024 में आएगा, फिर 28 में आएगा। तो जिस सन में 4 से भाग पूरा चला जाता है वह क्या होता है? लीप वर्ष होता है।
तो बच्चा लोग ये बताइए, 6 घंटा 1 साल का, 6 घंटा 2 साल का, 6 घंटा 3 साल का, और जब चौथे साल में एंट्री करता है तो 6 घंटा उसका भी मिला करके ये 24 घंटा हो जाता है। तो यही बढ़ करके एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। तो फरवरी कितना का होता है लीप वर्ष का? 29 दिन का होता है। आप मन में सोच रहे होते हैं कि एक दिन ही कहाँ से आ जाता है, बढ़ जाता है, और फिर बाकी 3 सालों में कहाँ से हट जाता है। तो मित्र यही बात होता है, जो 6 घंटा है वो अन्य 3 वर्षों में इसको काउंट नहीं किया जाता है। 3 साल में छोड़ेंगे 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, और उसको लेके जाएंगे और चौथे साल का 6 घंटा मिला देंगे तो वह एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए जो लीप वर्ष होता है वह 366 दिन का होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का। कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष? सामान्य वर्ष में 4 से भाग पूरा नहीं जाता है, शेष बचता है, जबकि लीप वर्ष में 4 से भाग पूरा चला जाता है। जैसे 2020 2024 में भाग देंगे। अब मित्रों आपसे हम पूछें कि 1994 बताइए आप, क्या यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष? बोले आप लोग, बिना भाग दिए बताएं, तुरंत बताएं। 1994 यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष? सही जवाब आपने दिया 1994। आपने बिल्कुल सही बताया, सामान्य वर्ष। डियर देखिए, लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। 1994 अब लास्ट में देखते हैं 4, जबकि 4 की डिविजिबिलिटी हमने आपको पढ़ाई है कि यदि किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होती है तो दी गई संख्या 4 से कट जाती। 94 4 से कटेगा नहीं, कटेगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप भाग देके देख लीजिएगा 4 से, तो बताइएगा डियर। आगे बढ़ेंगे डियर। अब जो बातें हम आपको बता रहे थे, 21 जून को दिन बहुत ज्यादा दिखता है, खास तौर पर उत्तरी गोलार्ध में 80% पॉपुलेशन है। तो हमें आपका पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। क्या है मित्रों? सोलर एनर्जी। आप इस सौर ऊर्जा के सहारे ये जितने भी ट्री एंड प्लांट हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और डियर, अगर कोई अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इनको उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। यानी आपका ये क्या है? उत्पादक है। लेकिन आप लोग क्या हैं? आप लोग कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं? अच्छा, आप लोग कस्टमर हैं। बस आप लोग गेहूं चावल खरीदते हैं लेकिन आपका खाते नहीं। डियर, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये 2 शब्द में डिफरेंस क्या होता है? एक कस्टमर क्या है और एक कंज्यूमर क्या है? एक कस्टमर को ग्राहक कहा जाता है और कंज्यूमर को उपभोक्ता कहा जाता है। तो अगर आपने अगर आपका 1 किलो आम खरीदा बाजार से तो आप ग्राहक हैं, यानी आप कस्टमर हैं, और उसी आम को ले जा करके बढ़िया पानी में धो करके
और आपने उसको खा लिया तो आप ही ग्राहक हैं और आप ही आपका उपभोक्ता है, आप ही कस्टमर हैं, आप ही कंज्यूमर। अगर आप खरीद के लेके गए और आप एक भी आम नहीं खाए, सब परिवार वालों को दे दिया, अपने फैमिली को दे दिया, प्रेमचंद अगर आप आम खरीद के ले गए और आप पूरा आम अपनी फैमिली को दे दिया, लीजिए आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया आम है, आप खाइए, तो डियर इसका मतलब आप सिर्फ जो है कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कौन होगा? जो आपकी फैमिली जो आम खाई, तो एक कस्टमर आपका, और कस्टमर कैन बी कंज्यूमर और ए कस्टमर कैन नॉट बी कंज्यूमर। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया। ग्राहक क्या होता, उपभोक्ता क्या होता? उपभोक्ता माने किसी भी चीज़ का उपभोग करने वाला, और ग्राहक का केवल यही ड्यूटी होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करना, खरीदना। चल हटा देते हैं वहाँ से भी आपका। अब सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा क्या है? पहली बात, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का उत्पत्ति होता है वह नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। अब देखिए, एक आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन। रिएक्शन आप बहुत प्रकार के पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन डियर पढ़ा होगा आपने, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, आपका अलग अलग प्रकार का बहुत सारे रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। अब ऊष्मा को लेना और ऊष्मा को देना, तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं ऊष्मा का आदान प्रदान के आधार पर। एक को बोलते हैं ऊष्मा छेपी, एक ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा एब्जॉर्ब होता है। मित्र, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, जब तक आप उसको ऊष्मा नहीं देंगे तब तक वह रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन आप एक फेनामेना आपने देखा होगा, चूना को लेकर के, शुष्क चूना जानते हैं ना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप किसी कंटेनर में पानी में भिगोएंगे तो क्या होगा? वह बदकने लगेगा। बदकने मतलब ही आपका एक सामान्य भाषा है डियर, हाँ, बॉइलिंग होने लगता है। वी कॉल्ड इट बॉइलिंग। अब बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड या कोई भी द्रव पदार्थ इओपराइज होता है। और इसी प्रकार से जब बॉइलिंग पर आप पहुँचें तो उसको ध्यान से सुनिएगा। बॉइलिंग जो प्रक्रिया होती है उस पर आप 3 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट क्या। एक पढ़ा होगा आपने फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एक आपने पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। दीवार से थोड़ा दूर हटिए। दीवार आपका हीट, और वह आपकी बॉडी को और हीट दे देगी। इस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? जरा हाथ पकड़ के देखिए कितना है आपके बॉडी का टेम्परेचर। डियर आप बताइए, कुछ पकड़ने से पता चला कितना है? हम बता देंगे कितना है। मेरा आपका है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और डियर या इसको फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं आपको ऐसा कहा तो ऐसे पकड़ने से थोड़ी पता चलेगा। आप बस अपने आप को जानिए, वी आर फिट। जब आप स्वस्थ हैं
तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसको फ़ारेनहाइट स्केलिंग में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना मित्रों। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? आप जरा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिएगा। डियर, थोड़ा सा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, स्केलिंग आ रहा है, ये देखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। प्लीज पे योर अटेंशन, डोंट टॉक कंटिन्यूसली। डियर, टॉकिंग किया जाता है लेकिन जब जरूरत हो तुरंत बोलिए, तुरंत शांत हो जाए, एकदम क्लास शांत। फिर जब चाहिए आप बोलिए। मेरे क्लास में सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की 100% आज़ादी। डियर, 100% आज़ादी है एकदम। आप बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन, you can ask, you can talk to me with a problem. That problem should be related to आपका एजुकेशन। एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम पर आप हमसे बात जब चाहें कर सकते हैं। मित्र, ये जो फार्मूला होता है C/5, C सेल्सियस पैमाना होता है और 5 नंबर है। यह फ़ारेनहाइट पैमाना है -32/9। अगर सेल्सियस है तो यहाँ रख दीजिएगा 37। तो आपका तिरिया गुणा करके हल करेंगे तो यह फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट रख देंगे तो आपका सेल्सियस हो जाएगा। एक दो बातें मैं और करूंगा आपको। अगर सेल्सियस पैमाना है, इफ यू वांट टू चेंज इन आपका केल्विन स्केलिंग, तो आपका SI पैमाना होता है क्या? केल्विन। शाबाश। अब डियर, C जो सेल्सियस पैमाना है डियर 373 अगर आप जोड़ देंगे तो यह तुरंत आपका केल्विन में चेंज हो जाता है। तो आपका SI पैमाना, अच्छा हाँ डियर, सॉरी, ये 273 अगर आप जोड़ देंगे तो यह आपका इट विल डाइवर्ट इन केल्विन। वी आर रिकॉग्नाइज टू योर टैलेंट। आपका शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों का टैलेंट मैं वेरीफाई कर रहा था। और डियर, और यहाँ के लड़के मऊ, अहमदाबाद, गोहना के लड़के आप सोचिए डियर, आपका ये आपका इट विल बी अ न्यू आपका कोटा ऑफ यूपी स्टेट। यूपी का नया कोटा बन जाएगा डियर आने वाले दिनों में। बट यू शुड आपका सेक्रीफाइस फॉर योर एजुकेशन। अगर आप अपने शिक्षा के लिए सब कुछ आप त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार है, अपना अमन चैन, अपनी आज़ादी, अपना जो भी कुछ आपके पास है वह समर्पण कर रहे हैं अगर शिक्षा के लिए, तो डियर बहुत आगे जाएंगे।